हाइगेंस की ये प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा ही था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए कि क्यों लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ये एक मिरर का मतलब एक ऐसी सरफेस जो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कैपेबल है। एम एम डैश एक मिरर बनाया। इस मिरर पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करना है। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करना है। तो इसके लिए स्केल की हेल्प लेंगे हम। इंक्लाइंड इसे बनाएं, जितना इंक्लाइंड आप बना सकते हैं उतना ही ज्यादा क्लियर आपका डायग्राम बनेगा। एक रे ये रही और दूसरी रे यहां से। ये दोनों आपकी इंसिडेंट रे हो गई। करेक्ट, एक दूसरे के पैरेलल है। और वेव फ्रंट कैसा है? वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि इंसिडेंट के हमेशा परपेंडिकुलर। ये आपने बना लिया वेव फ्रंट ए बी। ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो मिरर एम डैश पर इंसिडेंट है। ठीक है, ये राइट एंगल होना आपका नेसेसरीली, बिकॉज वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ए बी वेव फ्रंट आया एम डैश पर। इस ए बी वेव फ्रंट, जैसे जैसे ए बी वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, ए और बी के बीच का वेव फ्रंट, ए और यहां इस पॉइंट को लिखा है ए डैश, ए और ए डैश के बीच डिफरेंट मिरर के डिफरेंट पार्टिकल से टकराएगा। सबसे पहले कहा ए, फिर उसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ जाके टकराएगा? यहाँ। वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट कहाँ जाके टकराएगा? यहाँ पहुंचकर। वेव फ्रंट का ये पॉइंट कहाँ जाके टकराएगा? यहाँ पहुंचकर। और सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचेगा ये? मिरर के ए डैश पॉइंट पर कौन पहुंचेगा? बी पहुंचेगा। जब वेव फ्रंट का पॉइंट ए मिरर पर पहुंचा तब आपने अपना टाइम का काउंटडाउन शुरू कर दिया। आपने टाइम स्टार्ट कर दिया। टाइम 0 पर ए बी के वेव फ्रंट ए बी के पार्ट ए ने मिरर को टच किया, आपने काउंट शुरू कर दिया टाइम। उसके टी टाइम के बाद बी पहुंचा कहाँ? ए डैश पर। तो बी से लेकर ए डैश तक का डिस्टेंस, बी से लेकर ए डैश तक का डिस्टेंस सी इंटू टी, राइट। जब पॉइंट ए पर टच किया वेव फ्रंट ने मिरर को, तो मिरर का पॉइंट ए सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगा और अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करने लगा। उसके कुछ देर बाद जब ये पॉइंट यहां जाकर स्ट्राइक करेगा, तो ये वाला पॉइंट भी मिरर का सोर्स बन जाएगा और अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स निकालने लगेगा। सबसे बाद में कौन पहुंचा है? मिरर वेव फ्रंट बी पहुंचा पॉइंट ए पर। तो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में कहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू होंगी? ए डैश से। जब तक जब ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई, तब तक ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इस पूरे स्पेस में। बी ए के बाद बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा है टाइम टी। तो जब ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई, तब तक
ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को चलने के लिए कितना टाइम मिल गया? हम्म जैसे ही ए बी वेव फ्रंट का ए ने मिरर को टच किया, आपने टाइम स्टार्ट कर दिया, अपनी क्लॉक स्टार्ट कर दी। उसके बाद आपने देखा कि बी को ए डैश तक पहुंचने में टाइम टी लग गया, तो बी से ए तक का डिस्टेंस, बी से ए डैश तक का डिस्टेंस सी टी। जब ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई, तब तक ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को कितना टाइम मिल चुका है मीडियम में चलने के लिए? टाइम मिल चुका है इसे टी। तो जब सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई ए डैश से, तब तक ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स ने सी टी डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फाइंड करने के लिए आपने डिस्टेंस लेना है सी टी, और ए से सेंटर लेकर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। ए को सेंटर लेकर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। थोड़ा सा ए डैश के पीछे ही आएगा, क्योंकि ये ए डैश हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल है। तो मतलब ए से निकलने वाली, जब जब ए डैश से निकलना शुरू हुई सेकेंडरी वेवलेट्स, तब तक ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ, 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 यहाँ पहुंच चुकी हैं। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहाँ बनने वाला है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको ए ए ए डैश से इस सर्किल पर, हालांकि सर्किल बहुत सारे बनेंगे, एक सर्किल मैंने ये बनाया, फिर यहां से अगर सेंटर लूंगा तो एक और सर्किल बनेगा, उन सब का एनवलप एक साथ बनाने बनने कर कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका ए डैश से टेंजेंट इस सर्किल पर। ए डैश से सर्किल पर टेंजेंट, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आप ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स का पाथ आप ड्रॉ करेंगे। अब आपका ये ए बी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, कौन सा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को। ठीक है, ये आपकी दोनों की दोनों बन गई कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे। एंड ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एंगल बी डैश, दोनों के दोनों ही एंगल आपके राइट ट्राइंगल है। पॉइंट ए पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करी, कहाँ ड्रॉ की? ए पर। करेक्ट। ए डैश पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपने ए डैश पर लाइन ड्रॉ कर ली, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, एंगल आर। इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर ये कितना एंगल बचा आपका? 90 माइनस आई। उसके बाद आपका जो डॉटेड लाइन है, मैं इसका नाम लिख लेता हूं ए एन, यहाँ ए डैश एन डैश। ए एन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। इसमें से एक एंगल आपका बन जाता है 90 माइनस आई, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? आई। इसका मतलब वेव फ्रंट मिरर के साथ कितने इंक्लिनेशन पर है? आई एंगल पर है, आई एंगल पर इंक्लाइंड है। राइट। इसी तरह से यहां ये बन जाएगा आपका एंगल कौन सा? ये एंगल बन जाएगा आर। ठीक है, डेरिवेशन खत्म। दो ट्राइंगल आपने कंसीडर करने हैं। एक ट्राइंगल कौन सा? ये रहा, ए बी ए डैश। और दूसरा ट्राइंगल आपने कंसीडर करना है ए डैश बी डैश ए।
बी से ए डैश तक का डिस्टेंस है सी इंटू टी, क्योंकि ए के बाद बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा था टाइम टी। जब सेकेंडरी वेवलेट निकलनी शुरू हुई ए डैश बी डैश से, तब तक ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को टाइम मिल चुका है टी। तो ए से लेकर बी डैश तक का भी डिस्टेंस कितना होना है, ए से बी डैश तक का डिस्टेंस भी सी इंटू टी ही होना है। अब दो ट्राइंगल आपको कंसिडर करने हैं यहाँ। कौन कौन से ट्राइंगल? कंसिडर ट्राइंगल्स ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए। एंगल बी इक्वल्स एंगल बी डैश 90 डिग्री ईच। ए डैश दोनों में ही कॉमन है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ए कॉमन। और साथ में अगर आप देखें बी ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी डैश। ए बी डैश क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सी इंटू टी है। तो अब ये ट्राइंगल्स ए बी ए डैश, सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड। ट्राइंगल सिमिलर होते ही आप क्या कहोगे? एंगल बी ए डैश, एंगल बी ए डैश इक्वल्स एंगल बी डैश ए बी डैश ए डैश ए। कितना एंगल? एंगल बी डैश ए डैश ए, मतलब एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्योंकि आपने यहां इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को एक ही पेपर पर ड्रॉ किया है, एक ही पेपर पर ड्रॉ किया है, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। इन ये तीनों ही एक ही प्लेन पर है, एक ही पेपर पर है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रही हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कहीं से आ रही हो, ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर यहां खड़ा हो। तीनों एक ही प्लेन पर आपने ड्रॉ किए हैं, तीनों एक ही पेपर पर है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सिंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड reflected ray are drawn on the same plane. Hence दूसरा लॉ कौन सा? The incident ray normal at the point of incident and the reflected ray lie in the same plane. Same plane का मीनिंग क्या होता है, इसे समझ लीजिए आप। सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है? ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, मेरी हाथ सरफेस है ये। इस सरफेस पर ये एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस पर रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सरफेस पर डाला हुआ नॉर्मल है। ये सेम प्लेन में होने का मीनिंग ये है कि इधर से आप देखोगे तो रिफ्लेक्टेड रे के पीछे दब गए दोनों, नॉर्मल भी और इंसिडेंट रे भी। इधर से आप देखोगे तो इंसिडेंट रे के पीछे दब गए दोनों, कौन? नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे भी। ये सेम प्लेन में होना, ये देखो, ये मैंने हाथ लगा दिया, अब ये तीनों मेरे हाथ पर आ गए, सेम प्लेन में है। ये सेम प्लेन में न होना क्या है? ऐसे आ जाए। अगर इस पर हाथ लगाते हो तो ये इस टाइम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन में है, लेकिन इंसिडेंट रे आउट ऑफ प्लेन चला गया। यहां लगा दो हाथ, इंसिडेंट रे नॉर्मल प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे आउट ऑफ प्लेन चला गया। यहां हाथ लगा दो तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में है, लेकिन नॉर्मल इस प्लेन में नहीं है। ये है प्लेन में ना होना। सीधी सी बात यह है कि जहां लाइट आएगी ठीक उसी के सामने वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहां से लाइट आ रही ठीक उसी के सामने रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता इधर चलिए इधर चलिए वहां चलिए, जिधर जहां से लाइट आ रही है उसी के सामने उसका रिफ्लेक्शन होना, सिंपल सी बात है। तो ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है।